नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका टॉपर स्टॉक में। आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 88 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से। इनका नाम है अमृत आनंद और इलेक्ट्रॉनिक से इनकी ऑल इंडिया रैंक है 366। आज इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं कि इतनी अच्छी रैंक दोनों ब्रांचेस में लाने का इनका सीक्रेट क्या था। थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। अमृत पटना के रहने वाले हैं और ये ट्रिपल आईटी धारवाड़ से पास आउट है। 2025 के पास आउट हैं। फिर 2025 में इन्होंने ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स मेडिजी का लिया और साथ में इन्होंने टेस्ट सीरीज भी दिया है। और इसके साथ इन्होंने दो तीन एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इनका इंटरव्यू भी दे दिया है और अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो अब थोड़ा अमृत से बात करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि तैयारी में इनका सीक्रेट क्या था और इन्होंने एग्जामिनेशन के स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया। ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अमृत, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर। अब आप थोड़ा हमें ये बताइए और दर्शकों को थोड़ा गाइड करिए कि गेट की तैयारी के लिए आप कैसे आगे बढ़े। ठीक है, आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, रिकॉर्डेड कोर्स लिया, तो जी साथ सर। में तैयारी का तरीका क्या था। सर तैयारी का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल था। मतलब शुरू किया मैंने वीडियो लेक्चर के साथ। मतलब कोई एक टॉपिक लिया मैंने, उसी को पढ़ते गया था, लेक्चर खत्म कर दिए उसके। उसके बाद जो उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसे हम्म। प्रैक्टिस किया एक बार, ताकि दिमाग में फॉर्मूला एक बार आ जाए, बैठ जाए। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल था। यहाँ एक चीज पूछूंगा, जो वन लाइनर क्वेश्चन आप बोल रहे हैं वो वर्कबुक से आपने सॉल्व किया। जी नहीं सर, जो क्लासरूम में जो क्वेश्चन कराते थे वो लोग, ओके। वो क्वेश्चन काफी थे सर। ठीक है, ठीक है। फिर जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस थे, फिर उसको प्रैक्टिस किया सर। उसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन मालूम पड़ जाता है हमको कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ लैग कर रहे हैं हम। हम्म। हम्म। उसके बाद फिर ऐसे करके सारे टॉपिक खत्म कर दिए हम। और फिर हम्म। सारे खत्म करने के बाद लगभग एक महीना टाइम था हमारे पास। उस एक महीने में हम पीवाईक्यूज और टेस्ट का ट्राई किए थे करने का पूरा। अच्छा, एक और चीज बताइएगा। एक चीज, आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने जो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है, वो आपने कब ज्वाइन किया था। सर कोर्स तो हमने ले लिया था लगभग मार्च के समय में। बट मार्च 2025 में आपने कोर्स ले लिया था और आपका कोर्स आपने कब कंप्लीट कर लिया। वो तो रिकॉर्डेड था जी सर। आपने। लेकिन जो शुरू हुआ था पढ़ाई, वो शुरू हुआ था लगभग जून के आसपास सर। और जून से अच्छा, लेके फिर चला लगभग जनवरी जनवरी स्टार्टिंग तक लगभग खत्म हो गया था सर पूरा कोर्स। जनवरी फर्स्ट वीक मान लें। हाँ मान लीजिए, हाँ सर सही है। जैन फर्स्ट वीक आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास उसके बाद 1 मंथ आपको रिवीजन के लिए मिला है। जी सर। 1 मंथ रिवीजन के लिए मिला, प्लस क्योंकि आप पास आउट हैं ऑलरेडी, 2025 के पास आउट हैं, तो आप क्लासेस के अलावा आप थोड़ा प्रैक्टिस भी तो करते होंगे। लाइक जी वर्कबुक सर। सॉल्व करते होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे और बीच में थोड़ा टाइम निकाल करके थोड़ा रिवाइज कर लिया सब्जेक्ट को और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी देते होंगे। जी सर, टेस्ट सीरीज का प्लान किए थे, लेकिन हम उसको एकदम लास्ट के लिए रखे थे, क्योंकि हमको लगता है टेस्ट सीरीज का जो मेजर काम होता है वो होता है एग्जाम का एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना, कि हम्म। एग्जाम में जाके हम टाइम मैनेज कर सकें। इसलिए हम्म। उसको मैंने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया स्टार्टिंग के समय में। अच्छा, बीच में लास्ट के हमने समय में, ठीक है, लास्ट के समय में कब आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया। सर जब आखिरी महीना बचा था मेरा, मतलब इसके एग्जाम से पहले का, तो अराउंड जनवरी। फर्स्ट फर्स्ट 10 डेज में पूरा रिवाइज कर लिया था, फिर से जो भी चैप्टर्स थे पढ़े थे। उसके बाद हर दिन लगभग मैं ट्राई कर रहा था कि अगर एक बार एक पीवाईक्यू दे दूं उस चैप्टर के थोड़े बहुत, और उसके बाद टेस्ट सीरीज। ऐसे करते करते लगभग हर सब्जेक्ट कम से कम मैंने एक टेस्ट सीरीज देने की कोशिश किया। और हम्म। लास्ट में एग्जाम से पहले दो टेस्ट सीरीज जो फुल सब्जेक्ट का होता है, फुल टाइम के हिसाब से होता है, वो मैंने दिया था। अच्छा, तो आपने टेस्ट सीरीज में सारे टेस्ट तो आई थिंक नहीं दिए होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपने ये ट्राई किया कि हर सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट दे दें और जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो दे दें। जी सर। एम आई राइट। यस सर। अच्छा, जैसा आपने बताया कि दिसंबर में आपने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का पेपर दिया और जनवरी के स्टार्ट में आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल का भी पेपर दिया और इंटरव्यू भी दिया। अब आप ये बताइए कि गेट का पेपर तो फेब में था। जी अब सर। आपने दिसंबर और जनवरी में बीडीएल और बीएल का पेपर दिया, इंटरव्यू भी दिया, तो इसको आपने मैनेज कैसे किया।
तो सिंपल तरीका था रिटेंशन करके। मतलब जो मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं कि मैं उसको बस पढ़ के फिर भूल गया और नेक्स्ट चैप्टर में चला गया। जब जब मुझे मौका मिलता था वही चैप्टर को फिर रिवाइज करता ही था मैं। तो जब मौके की घड़ी आई, जब एग्जाम पास आ रहा था, तो इंस्टेड ऑफ कि मुझे स्टार्टिंग से रिवाइज करना पड़े, मुझे बस एक हल्का रिवीजन करना था पूरे सब्जेक्ट का। इसकी वजह से मैनेज कर पाया मैं उसको। एग्जाम से पहले के 5 दिन मेरे लिए काफी थे, ताकि मैं बेल के एग्जाम के लिए पढ़ पाऊँ पूरा का पूरा सिलेबस फिर से। बीडीएल और बीएल के लिए आपने गेट का सिलेबस फॉलो किया? जी सर। गेट का सिलेबस फॉलो किया है ना? हाँ सर। ओके, ठीक है। गेट वाले सब्जेक्ट्स आपने रिवाइज किए। अब गेट वाले सब्जेक्ट्स में भी अगर देखें तो आपने रिवाइज तो कर लिया गेट वाले सब्जेक्ट। उसमें एक चीज मुझे जानना था। ठीक है, अभी तो याद नहीं आ रहा है, वो थोड़ी देर बाद पूछ लूंगा मैं। अच्छा, अ, फिर उसके बाद जो गेट का पेपर था, कि अब एक बड़ा एग्जाम है। ठीक है, अब एक बड़ा एग्जाम है जिसका वेट आप पूरे 1 ईयर से कर रहे थे, जिसके लिए आपने तैयारी की, जिसके लिए पूरा मेहनत किया। अब वो एग्जाम फेब में था, तो उसका जो स्ट्रेस या प्रेशर है उसको आपने कैसे हैंडल किया? सर स्ट्रेस का तो था थोड़ा सा उस समय, क्योंकि लग रहा था कि ये पूरी साल की मेहनत वहीं पे है। अगर वहां पे कुछ नहीं होगा तो दिक्कत हो सकता था हमको। बट हम्म। हमको लगा कि अब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जितना पढ़ना था हम पढ़ लिए हैं पूरे साल भर में। हम्म। अब हम्म। स्ट्रेस लेने का कोई मतलब है नहीं उस पॉइंट पे। हम्म। स्ट्रेस हम्म। लेने से ऊपर से परफॉर्मेंस जो गिरेगा हमारा वो तो होगा ही। ऊपर से हम्म। हमको और बाद में रिग्रेट भी हो सकता है कि हमने और अच्छा कर सकते थे, हम नहीं किए। तो हम्म। हमको लगा कि स्ट्रेस जो है वहां पे हमको रोक रहा था। हम्म। हमने बस सोचा कि हम जितना पढ़ चुके हैं उसी पे फोकस करते हैं। जो हम्म। एक्स्ट्रा टॉपिक हमको लग रहा था कि हमें पढ़ना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए, उसको छोड़ दिए हम उस पॉइंट पे। कि हम्म। अगर 80% सिलेबस खत्म हुआ है मेरा, या 90% सिलेबस अच्छे से हो पा रहा हम्म। है, हम्म। उसी पे फोकस करते हैं। अब रश करके स्ट्रेस लेके 100% कवर करना, फिर उस पे पीवाईक्यू करना हो नहीं पाएगा। ओके, 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 अब मैं समझ गया। ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रही है कि आपने सोचा कि लास्ट टाइम पे जाकर के सिलेबस 100% करें और एक्स्ट्रा पढ़े, उससे अननेसेसरी बर्डन आएगा, टेंशन बढ़ेगा। तो उससे बेटर है कि जितना कर रखा है 80-90% ही कर रखा है, दैट इज स्टिल इनफ टू क्रैक गेट विथ एक्सेप्शनल रैंक। ओके, ये आपकी स्ट्रेटजी थी। ठीक है। जी सर। अच्छा, फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज का तो यूटिलाइजेशन आपने बता ही दिया। अच्छा, टेस्ट सीरीज में ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए कि आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट दिया। उसमें मार्क्स कभी कभी कम भी आते होंगे। जी ठीक है, सर। कम आते होंगे तो उस समय थोड़ा फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है कि इतना तैयारी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी ले दे करके टेस्ट में मार्क्स कम ही आ गए? उस समय अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते थे? उस समय लगता था कि ठीक है मार्क्स कम आ रहा है, लेकिन अब लगता था कि हाँ, एक बेस्ट बात ये हमारे पास ये है कि हमको अभी मालूम पड़ गया। इस वक्त कि मैं एग्जाम पे जाता उसमें मालूम पड़ता, उससे पहले मुझे अभी मालूम पड़ा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। वो एक तरह से मुझे बूस्ट मिलता था। डिसअपॉइंटमेंट होता था कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन इस तरह से फायदा इस वजह से करता था मैं कि अच्छा है एटलीस्ट मुझे अभी मालूम पड़ गया कि गलती अभी ही कर पा रहा हूँ मैं। अगर मुझे नहीं मालूम होता कि अभी मैं गलती कर रहा हूँ, तो हो सकता था मैं एग्जाम में करता वो गलती। तो उस ऐसे पॉजिटिव अपने आप को दिमाग को बोल रहा था कि पॉजिटिव लेके चलो इन चीजों को। और उसके बाद एनालाइज करो पेपर्स को कि क्या चल रहा है, क्यों दिक्कत हो रहा है। तो उसमें लगता नहीं था कि ज्यादा मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, उल्टा मुझे लगता है मैं इंप्रूव हो रहा हूँ और उस चीज से। कि जहां लगता था कि मैं कहीं मार्क्स लूज कर सकता हूँ कभी एग्जाम में या पीवाईक्यू देते समय, वो मार्क्स अभी लूज नहीं करूंगा मैं। ये थिंकिंग आपकी पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है कि रेदर देन निगेटिव सोचे, आप पॉजिटिव सोच रहे थे कि चलो अच्छा हुआ पहले ही हो गया, एग्जाम में नहीं हुआ, नहीं तो एग्जाम में ब्लंडर हो जाता तो साल भर बाद मौका मिलता। चलो, ये चीज अच्छी है। फिर भी आपने बोला एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे उसका आप क्या करते थे? उसको वहीं देख करके छोड़ देते थे, या उसको कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट नोट डाउन करते थे? एक्चुअली छोटा तो नहीं था मैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन देखा वहाँ पे देखा कि हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो मैं कॉलेज छोड़ भी सकता हूँ। कि हम्म। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ऊपर थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया होगा, वो छोड़ भी सकते हैं। ये हम्म। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जिनका मुझे आइडिया नहीं आया उस पॉइंट पे, उनको नोट करना ही बेटर रहता है। एक अलग से बुक बनाया था मैं, छोटा सा बुक, जिसमें मैं लिखा था कि कहाँ क्वेश्चन में कौन सी गलती हो रही है। आंसर भी लिखा था साथ में, बट मेजर फोकस था कि गलती क्यों हुई इस पॉइंट पे, मैंने क्या सोचा था ऐसा कि गलती हुई वहां पे। ऐसे ओके। नोट करते गया मैं हर चीज के बारे में। और उसके बाद कंसेप्चुअली आंसर तो लिखता ही गया। तो मेजर जब भी एग्जाम में जाऊंगा मैं, तो दिमाग में ये नहीं रहेगा कि क्या सही करना है, फिर रहेगा कि गलत क्या हो सकता है यहाँ पे, उसको देख के करेक्ट करना वहां पे वो दिमाग में रहता है मेरे एग्जाम में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, बताना पड़ेगा आपको। ठीक जी है? सर। पहले पक्का बोलो, बताओगे, छिपा नहीं लोगे?
पुलिस। ये बताओ कि आपने बोला एक छोटा सा नोटबुक बनाया, अब वो छोटा सा जो नोटबुक है वो क्या टेस्ट सीरीज के लिए ही था, या फिर जो सारे सब्जेक्ट हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उस नोटबुक में लिखते थे? नहीं सर, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कभी नोट करता नहीं था किसी चीज का। जो मेरे क्लास नोट्स थे सिर्फ वही थे। तो जो ये बुक, छोटा सा बुक था, ये बस टेस्ट सीरीज के लिए था। एक अगर तो मैं पीआईक्यू कभी सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें जो क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं, उसके लिए था वो किताब बस। शॉर्ट नोट्स जैसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करता नहीं था मैं कोई बुक में। ओके, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ जो आपको इनपुट्स मिल रहे थे, जो आपके वीकनेसेस को या आपके मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते थे, और जिससे आपको रियलाइजेशन होता था कि मैं गलत नहीं जाऊं नेक्स्ट टाइम, वो आप नोट डाउन कर लेते थे, है ना? अब जी वो सर। क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के हो या फिर पीवाईक्यू के हो। जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी स्ट्रेटेजी, बहुत बढ़िया। इसलिए इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए हैं आप। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद, जैसे आप रिवीजन करते थे, है ना, सब्जेक्ट का रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। अब रिवीजन करते हो, क्लास नोट्स उठाओगे, क्लास नोट होती है मोटी, उसमें होंगे 400 450 पन्ने। अब क्लास नोट्स को पढ़ने लगे तो उसी में निकल जाता है 5 6 दिन 7 दिन। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आप रिवाइज कैसे करते थे? सर रिवीजन के मतलब नोट्स पढ़ते समय ही मैं रिवाइज मतलब कर लिया था कि मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे थे मुझे, मतलब प्रोफेसर भी बोलते थे क्लास में कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे पॉइंट्स को, या जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं गलती कर सकता हूँ, ऐसे पॉइंट्स को, या कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं इसमें कंफ्यूज करने के लिए बने होते हैं, उन अच्छा, क्वेश्चन को मार्क कर लेता था पहले ही, फॉर्मूले को नोट कर लिया। तो जब रिवीजन करता हूँ मुझे ये नहीं कि मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा फिर से, उन्हीं की ओके। पॉइंट को पढ़ लेता हूँ। और इनकेस क्लास अगर नोट्स समझ में नहीं। वो की पॉइंट हाईलाइट कर लेते थे आप, जी सर। है ना? ओके, वेरी जी गुड। सर। क्लास नोट्स में आप की पॉइंट को हाईलाइट कर लेते थे, जो फैकल्टीज ने बोला कि इम्पोर्टेंट है, और जो आपको लगा कि मेरे लिए जरूरी है। जी सर। ठीक है, ठीक है, वो हाईलाइट कर लेते थे, और प्लस जो नोटबुक आपने बनाई थी वो भी देख लेते होंगे, है वो ना? एग्जाम से पहले सर काम आता है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, बाद में जब तैयारी हो जाएगी तो वो नोटबुक मैं आपसे ले लूंगा। जरूर सर। चलो, मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं है। ओके। अच्छा, ठीक है, तो सारी चीजें तो आपने बना ही दी है, बता ही दी है। ओके। और अब लास्ट पॉइंट ये भी जानना चाहिए कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा? मतलब पहले तो सस्पेंस रहा था मेरा दिमाग में, मुझे लगा था कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं किया है, तो बहुत सारे दोस्तों को मैं बोल रखा था कि 90 को गेट रिजल्ट भी आ रहा है और धुरंधर 2 रिलीज भी हो रहा है वो दिन। तो मुझे लगा कि अगर रैंक अच्छा आएगा तो धुरंधर मूवी देखने चलेंगे, अगर नहीं होगा तो घर में बन जाएगा, किसे पता। तो हम्म, जब मैंने बोला लोगों की ऐसी रैंक आई है, लोग मुझे डांट रहे थे, फालतू को हम लोग को डरा के रखे, तुम इतनी अच्छी रैंक आई है तुम्हारी, ये वो। हम्म, तो वालों का रिएक्शन भी अच्छा ही था, पॉजिटिव ही था उस समय पे। हम्म। खुश थे सब लोग। चलो, अब इतनी अच्छी रैंक के बाद तो पार्टी बनती है ना? पार्टी बनती है, दोस्त पकड़ के ले जाएंगे आपको धुरंधर देखने के लिए। बिल्कुल वही प्लान है अभी के लिए। चलो, अच्छा है। बाकी जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रिएक्शन रहा? आपने दोस्तों का तो बता ही दिया, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? अ, अगर शॉर्ट में बोले तो इतना मान लीजिए कि जिस दिन रिजल्ट आया था उसी रात कचौड़ी बनी थी आलू वाली। हम्म। ऊपर से सामान आ रहा था पूरा, ये बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, क्या मैंने बोलो। मतलब घर में सारे लोग खुश हैं कि बच्चा अपना अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और सही डायरेक्शन में जा रहा है। चलो, अब इसके बाद आगे क्या? आपने तो जो चीज सोचा था वो अचीव कर लिया है। इसके बाद कोई बड़ा एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज, किसी के बारे में आप सोच रहे हैं? सर अभी तो सोच रहे थे हम डिफेंस इंडस्ट्री में घुसने का, क्योंकि बचपन से इंटरेस्ट हमको उसी फील्ड में है। मतलब हम्म, बचपन से देखते आए हुए डिफेंस को कितना सही काम करता है, नॉट ओनली द आर्मी पीपल, बट इवन जो काम सिस्टम्स होते हैं जिसमें वो लोग काम करते हैं। तो हम्म, बचपन से हमको इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाने का। हम्म, तो अगर बेल बीटल का कुछ सक्सेसफुल होता है तो उसमें ट्राई करेंगे कि क्या होता है, जा पाए उसमें, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सके उस सेक्टर में, वो हमारा मेजर गोल है। या फिर अगर गेट से पॉसिबल है तो आई थिंक अंडर डीआरडीओ ऐसी चीजों हम्म। में जाके डायरेक्टली हाँ, कंट्रीब्यूट करने डीआरडीओ का में तो जा ही हमारा। सकते, डीआरडीओ में, बार्क में, इन सब में जा सकते हैं आप, और जी सर। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसरो में भी जा सकते हैं, सैटेलाइट, इन सब पर काम कर सकते हैं। वैसे भी जी आप सर। टैलेंटेड हैं, तो आप अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने देश के लिए। चलो अमृत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो, और सफलता के और नए कीर्तिमान स्थापित करते रहो, और जो आपने सोचे हैं, आपने सपने बनाए हैं, वो आप अचीव कर लो।
मेरी यही कामना थैंक है। यू। मीर जी की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ। और आप ऐसे ही खुश रहें और आप उन्नति करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।